नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पीडीए वोट प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कानपुर मेट्रो और पनकी पावर हाउस को सपा सरकार की देन बताया है और लाल इमली मिले फिर शुरू करने का भरोसा भी जताया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, निर्माण कार्यों और चुनाव आयोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उनका फ्री इलाज होगा, एक भी पैसा नहीं लगने देगी सरकार। और मेरे साथी जो सवाल पूछा है इन्होंने, आप खुशी नाम को तो जानते होंगे, उसकी माँ बीमार थी। जो भाजपाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, बताओ वो भाजपाई कहाँ है और वो अस्पताल कहाँ है जहाँ फ्री इलाज जाएगा। उनके परिवार की देखभाल और इलाज का काम अगर कहीं हुआ तो लोहिया अस्पताल में हुआ। और समाजवादी सरकार होती तो एक भी पैसा नहीं लगता, फ्री इलाज होता। तो ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गरीबों को इलाज नहीं मिल रहा सरकारी अस्पताल में। एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस खराब कर दी। वो किससे? बुरे दिन जाने वाले हैं। जब सरकार जाएगी तभी बुरे दिन जाएंगे। उनका फ्री इलाज होगा। यूपी के कई जिलों, विशेष रूप से पीलीभीत में बेमौसम बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर भारी असर डाला है। कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी गेहूं और सरसों की फसल तेज हवाओं और बारिश के कारण खेतों में गिरकर बर्बाद हो गई है, जिससे पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। कई जगहों पर खेतों में पानी भर जाने से बची हुई फसल के सड़ने का खतरा भी मंडराने लगा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अधिक कमजोर हो गई है। और इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कड़ाके की ठंड और रातों की जागकर रखवाली के बावजूद भी जब फसल कटाई के लिए तैयार थी, तभी अचानक बदले मौसम ने अन्नदाताओं को गहरे संकट में डाल दिया है। कई किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने आवारा पशु और जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए दिन रात खेतों में पहरा दिया, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। जिन किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, उनके सामने अब परिवार के भरण पोषण तक का संकट खड़ा हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तत्काल गिरदावरी करने और फसल नुकसान का सही आकलन करके उचित मुआवजा देने और कृषि ऋण को वसूली से राहत प्रदान करने की मांग की है। इस आपदा ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की खेती आज भी बड़े पैमाने पर मौसम पर निर्भर है। ऐसे में किसानों को समय पर सरकारी सहायता और राहत पैकेज की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि वो इस आर्थिक संकट से उभर सके। गेहूँ को खास तौर पर बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। बड़ी उम्मीद थी कि हाँ इस बार बच्चों की फीस जमा करें, कर्जा सब फाइनल हो जाएगा, लेकिन कर्जा क्या, फसल ही बर्बाद हो गई। अब आगे खर्चे पे बहुत मतलब सोचना पड़ेगा, अब कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे और कैसे पूर्ति होगी। आगे धान भी लगाना है। ये कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है? इस समय गेहूँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा। और 6 महीने की फसल थी और 6 महीने उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि अब जो गेहूँ कटेगा तो सारा काम जो है लाइन पे आ जाएगा, लेकिन ना तो कोई काम लाइन पे आया और पैदावार बहुत प्रभावित हुई। आगे धान लगाने में भी बहुत दिक्कत आएगी, कहाँ से धान लगाएंगे, क्या करेंगे। गेहूं का रेट तो वैसे सरकार ने तो बहुत अच्छा निकाला है, लेकिन हम लोगों को रेट वही 2000-2100-2200 मिल रहा है। मतलब बेचने के लिए मजबूर है। ऐसा तो है नहीं कि घर पर लगा रहे, और सरकार ने अभी तक जो है कोई क्रय केंद्र नहीं खोले हैं। लखनऊ क्षेत्र के राजनगर इलाके में पैतृक जमीन पर कथित कब्जे को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार एक 60 साल की महिला ने आरोप लगाया है कि गाटा संख्या 1153 स्थित उनकी जमीन पर न्यायालय के स्पष्ट स्थानादेश के बावजूद भी कुछ दबंग किस्म के लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने इस संबंध में थाना पारा में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जाने का आरोप लगाया गया है, जिससे परिवार में एक भय का माहौल बना हुआ है। और पीड़ित पक्ष का कहना है कि कुछ लोग संगठित रूप से दबाव बनाकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर वहाँ गए अपनी जमीन पे, तो वहाँ पर जो है काम सब चालू रहा है। जब हम वहाँ बोलने लगे कि यहाँ काम क्यों चालू करा, तो वहाँ सब जमीन पे गई थी? ये अपनी जमीन पे।
अपनी जमीन पे गए थे सर। क्या हुआ? फिर वो बोलने लगे, हमने कागज दिखाया तो कागज वहाँ फेंक दिया, कहने कोर्ट में दिखाओ। तो आपने तो कहा फिर नहीं कि मामला हमारा कोर्ट में हाँ, हमने कहा कि मामला हमारा कोर्ट में चल रहा, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बस बीच में घेर लिया और हमको मारने लगे। कौन लोग थे मारने लगे? ये वकील थे और काफी लोग थे। और फिर लड़की बचाने लगी, उसको भी मारा। और फिर नाती था, इसको भी। वो भूपेंद्र और जितेंद्र का नाम। आज क्या हुआ, मैं मम्मी प्लाट पे गई थी, सूचना मिली थी कि वहाँ जमीन पे काम चल रहा है। तो हमने कहा देखे मम्मी इतनी देर हो गई अभी आई नहीं है, क्या बात है। तो हमने भी गए वहाँ, तो जब देखे मम्मी को मारने पीटने लगे वकील वाले। वकील जो है बताओ, काफी लोग थे वहाँ पे, लेडीज पंकज थे, विपेन थे, ये 4-5 लोग थे, बहुत ज्यादा लोग, मतलब 200 लोग थे वकील में सब, 200 लोग। और जब मम्मी को मारने लगे तो बिटिया कहाँ बैठेगी, बोलेगी तो है ही बीच में। तो हमने जब बोला तो हमको गिरा मैं कपड़ा लत्ते से फाड़ डाला। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर अंतर जनपदीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं और इनके खिलाफ विभिन्न राज्यों के साथ साथ वाराणसी में कई जगहों पर और कई थानों में आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। ये कार्रवाई उस घटना के खुलासे के बाद की गई है जिसमें कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला से करीब 7 लाख रुपए की ठगी की गई थी। गिरोह के सदस्यों ने बेहद ही शातिर तरीके से पहले इलाके की रेकी की और फिर योजनाबद्ध ढंग से वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। देखिए, थाना कैंट और जो हमारी एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम है उनको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें हमने एक अंतरराज्यीय जो गैंग है उसको अभी पकड़ा है, जिसमें टोटल 10 लोग गिरफ्तार किए। हमारे यहाँ पे फरवरी माह में जो घटना हुई थी, इसमें बुजुर्ग महिला थी, उनके साथ में जो बैंक से निकल रही थी लगभग 7 लाख रुपए की, जो उसके साथ टप्पेबाजी उनका ध्यान भटका के कर ली गई थी। उसी में हमारी टीम लगी हुई थी और 10 लोग पकड़े गए। जो इनका गैंग है, सभी के सभी लोग जो है बिहार के रहने वाले हैं। अभी तक की जो हिस्ट्री पता चली है, हमारे वाराणसी कमिश्नरेट में इनके ऊपर 2 मुकदमे पंजीकृत है। साथ ही साथ बिहार में लगभग 10 जनपदों में इनके अलग अलग मुकदमे पंजीकृत है, इसकी डिटेल भी हम लोग निकाल रहे हैं। जो अगर बात करें इनके काम करने का तरीका, जो अपराध करने का तरीका है, वो इसमें जो 10 लोग हैं इनके अलग अलग काम बटे हुए थे। कुछ लोग ध्यान भटकाते थे, कुछ लोग पैसे लेके भागते थे और कुछ लोग जो है रेकी करते थे और बाकी जो लोग हैं वो गाड़ी में रहते थे ताकि फटाफट क्राइम सीन से निकल के बॉर्डर को पार कर सकें। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो रिकवरी हुई है वो 1,70,000 रुपए की है और इनकी जो गाड़ी जिसमें जो घटना में प्रयोग करते थे वो XUV 700 उसकी रिकवरी की गई है। बहराइच जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल और मोतीपुर पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त गश्त के दौरान ग्राम के पास एक संदिग्ध बाइक सवार की गतिविधियां टीम को संदिग्ध लगी। पुलिस टीम की देखते ही वो रास्ता बदलकर भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर सतर्कता दिखाते हुए जवानों ने उन्हें घेर लिया और साथ ही तलाशी ली। तलाशी के बाद से उनके पास से छिपा कर रखी गई करीब 20 लाख रुपए कीमत की रकम स्मैक जो है वो बरामद की गई है, जिसके बाद से उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और जानकारी के अनुसार पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 8/4/26 को थाना मोतीपुर पुलिस व एसएसबी टीम द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान भारत नेपाल सीमा के बलई गांव के पास अभियुक्त सोनू पाल पुत्र गेंदा पाल को 27 ग्राम स्मैक के साथ तथा एक मोटरसाइकिल TVS के साथ गिरफ्तार किया गया है। बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा
वहीं यूपी के अमेठी में विवादित पोस्टर को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदय यादव के नेतृत्व में कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के कुछ जगहों पर लगाए गए विवादित पोस्टरों से राजनीतिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रशासन इस मामले में समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो समाजवादी पार्टी आगामी 2027 के चुनाव में इसका जवाब देगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध दर्ज कराएगी। धन्यवाद। आज हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ होल्डिंग कुछ पोस्टर आपत्तिजनक जगह जगह लगाए गए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कप्तान साहब से मिले और उन्हें एप्लीकेशन दिया और उन लोगों पे मुकदमा कायम करने के लिए वो किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि मुकदमा भी कायम होगा, कार्रवाई। आज जिस तरीके से ये कृत्य किया जा रहा है शासन के इशारे पर और कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, हम लोग उस उपलक्ष्य में जिस तरीके से कप्तान साहब के यहाँ भारी संख्या में आया हूँ, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि हम लोग सौहार्द नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, हम लोग भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। अगर यही स्थिति इन लोगों की रही तो जिस तरीके से उपद्रव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सौहार्द बनाने में और भाईचारा कायम रखने में जो है विश्वास करती है, हालात बिगाड़ने में नहीं। वहीं वाराणसी में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी और अतिरिक्त शुल्क वसूली को लेकर अभिभावकों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। अभिभावकों का आरोप है कि कई निजी स्कूल हर साल ट्यूशन फीस बढ़ाने के साथ साथ एडमिशन फीस, वार्षिक शुल्क और साथ ही ड्रेस, किताब, कॉपी, बेल्ट और टाई और अन्य शैक्षणिक सामग्री के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ विद्यालय द्वारा अभिभावकों को निर्धारित दुकानों से ही सामग्री खरीदने के लिए भी बाध्य किया गया है, जहां पर बाजार की तुलना में अधिक कीमत वसूली जाती है, जिससे मध्यवर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिभावकों का ये भी कहना है कि कई स्कूलों में हर साल अनावश्यक रूप से पाठ्यक्रम बदल दिए जाते हैं, जिस कारण पिछले साल की किताबें अनुपयोगी हो जाती हैं और नई किताबें खरीदना भी मजबूरी बन जाती है। इसके अलावा अगली कक्षा में पदोन्नत होने वाले माध्यमिक छात्र छात्राओं से भी दोबारा एडमिशन शुल्क वसूले जाने की शिकायत निकलकर सामने आई है। देखिए, बनारस के अंदर जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जिसके अंदर निजी स्कूलों द्वारा जो जिस तरीके से मनमानी शुल्क लिया जा रहा है और किताबों को वहाँ से खरीदने का मतलब वो किया जा रहा है कि जहाँ से उनका कमीशन बने और ड्रेस के लिए दुकान निर्धारित है। ऐसे में हम लोगों ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित किया जाए ताकि जो ये निजी स्कूल है जो ये लोग मनमाना वसूली कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन देकर मांग किया है कि तत्काल प्रभाव से कमेटी बनाकर इसकी जांच किया जाए ताकि जो निजी स्कूलों के द्वारा जो फीस में जो है वृद्धि किया जा रहा है, हमेशा वसूली किया जा रहा है, जिससे गार्जियन परेशान है और किताब, कापी और ड्रेसों के लिए निर्धारित दुकान तय किया जा रहा है जिससे उनका कमीशन बन सके, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने वो ज्ञापन दिया है। ये आपसे कुछ छिपा नहीं है, लगातार समाजवादी पार्टी के मुद्दा उठाती आ रही है। इस समय जितने भी आपके अभिभावक हैं, बच्चे जो छात्र पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से निजी स्कूल में मनमाना चल रहा है, मेरा सरकार से मांग मैं करने यहाँ पर हूँ, मैं केंद्र सरकार से मांगने मैं यहाँ पर आया हूँ कि जिस तरह से स्कूलों में गुंडागर्दी अभिभावक के साथ चल रहा है, मेरा मानना है कि जिस तरह से सबतर आप पूरा जो कि कंटेक्ट अपना रहे हैं और पूरा जो कि आप बुलडोजर लगवा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि जो विद्यालय प्राइवेट है उसको बुलडोजर चलना चाहिए, जिससे पूरे देश में, प्रदेश में अभिभावक लोग परेशान हैं, निजी स्कूल को पूर्ण सस्ता हो। देखिए, बनारस के अंदर
अंबेडकर नगर में कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में शामिल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त बनाने की अपील करते हुए कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर की मजबूती सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने और जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया है। बैठक के दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक मूल्यों पर दबाव बढ़ रहा है। मैंने दो उदाहरण दिए कि एक इंदिरा जी ने हमारी लड़ा था पाकिस्तान से वार, उनने इतिहास नहीं भूगोल बदला, और हमने ट्वीट देखा, अखबार में देखा, मीडिया में देखा कि हमारे यहाँ के सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे विपक्ष के नेताजी ने भी कहा, राहुल जी ने, और हम भी ये बात करें। हमेशा प्रजातंत्र में इस प्रकार की बातें कहना ये गलत है। जो जनता का परिणाम आएगा सामने आएगा, और निश्चित ही जो कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में SIR हुआ, जो SIR वो एक देश की सरकार को चुनौती है। मैंने दो उदाहरण दिए कि एक अंबेडकर नगर के अकबरपुर में नए बस अड्डे के निर्माण को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से स्थानीय स्तर पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अकबरपुर में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए करीब 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलना क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से वो लगातार अकबरपुर बस अड्डे के स्थानांतरण और नए बस अड्डे के निर्माण की मांग को लेकर प्रयासरत हैं, और अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये प्रयास साकार होता नजर आ रहा है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज न होने को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। पीड़ित का आरोप है कि घटना के संबंध में 28 मार्च को थाना ठाकुरगंज में लिखित तहरीर देने के बावजूद भी अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे वो लगातार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा खुलेआम धमकियां दी जा रही है और उन्हें जान से मारने तक की चेतावनी दी जा रही है। महिला का कहना है कि आरोपी प्रभावशाली और रसूखदार होने के कारण पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है और उल्टा उसे ही थाने और चौकी के चक्कर लगवाने जा रहे हैं। जी, मेरे साथ इब्राहिम, मन्नान, शुएब, दाऊद पत्रकार, इन लोगों ने गैंगरेप किया। जी, मैं DSP सर के पास गई थी, वहाँ से मुझे थाना भेजा गया, इंस्पेक्टर सर के पास भेजा गया, वहाँ भी मैं गई, पर वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चौकी इंचार्ज के पास भेजा, तो मैं 15 दिन से इधर उधर चौकी से थाने से चौकी मुझे दौड़ाया जा रहा है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इब्राहिम खान के पिता हसीब खान जाने वाले नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो उनके पास इतना पैसा है, वो चौकी हर चीज़ उन्होंने खरीद के रखी है। और उनके साथ जो पत्रकार हैं दाऊद, उनका ये बोलना है कि तुम कहीं भी चली जाओ, चौकी थाना कहीं भी चली जाओ, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी हर चीज़ अपनी जेब में रखता हूँ। जी, तो ये हसीब खान लोगों ने मेरा जो मुकदमा लिखवाने में जाती हूँ तो वो लोग उसे रोक लेते हैं, मुकदमा मेरा नहीं लिखवाने दे रहे हैं, पैसों के दम पर वो लोग मेरा मुकदमा नहीं लिखवाने दे रहे हैं। जी, मेरे ललितपुर क्षेत्र में पुलिस ने जान से मारने की धमकी देते हुए लाइसेंसी रिवॉल्वर से हवा में फायरिंग करने के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि उसने विवाद के दौरान लोगों को डराने धमकाने के उद्देश्य से अपने लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करते हुए हवाई फायरिंग की थी, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। थाना नरहटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।
साथ ही पुलिस द्वारा आरोपी के शस्त्र लाइसेंस के निस्तारण करने की प्रक्रिया भी संचालित कर दी गई है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति रोका जा सके। वहीं सीतापुर जिले में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर थाना क्षेत्र के एक कस्बे में तालाब की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 15 साल से तालाब की जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर चिन्हित करते हुए कार्रवाई की। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान महमूदाबाद के नायब तहसीलदार की मौजूदगी में टीम ने भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किए ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी की जा सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले। अलीगढ़ में स्थित लक्ष्मी पिक्चर हॉल में 2 अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है, जिसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार देर रात चोर पिक्चर हॉल के अंदर घुस गए और ऑफिस में रखी लाइसेंसी राइफल और कॉपर के तार चोरी करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने वारदात के दौरान पिक्चर हॉल के कई हिस्सों में जाकर तलाशी की और सामान खंगालते हुए मौके से कीमती वस्तु समेट ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रात को 1:50 पे हॉल के पीछे से लड़के घुसे हैं। उन्होंने सबसे पहले आके ऑफिस में तार निकाले हैं। तार के ऑफिस में बेंच रखी हुई थी, वहाँ मेरी डैडी की राइफल रखी हुई थी 315 बोर की, उन्होंने वो निकाली है। उसके बाद अंदर गैलरी में आए हैं, गैलरी में उन्होंने तार खींचे हैं। तार खींचने के बाद पीछे ले गए हैं, उसको जलाए हैं। वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ था, जो कैमरे ऑफिस में गैलरी में उनके फोटोज में साफ आ रही है उनकी। कितने लोग थे? 2 लोग थे। और पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का ये कहना है जल्द जल्द इसको खोलते हैं। और अप्रैल माह की शुरुआत के साथ ही नए शैक्षणिक सत्र के शुरुआत होते ही अमेठी जिले में अभिभावकों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। एक और जहां इस समय शादी विवाह जैसे सामाजिक खर्चों के साथ साथ गेहूं की कटाई और साथ ही परिवार पर दबाव भी होते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालयों की बढ़ती फीस, किताब, कॉपी, ड्रेस और अन्य शैक्षणिक सामग्री के नाम पर हो रही भारी वसूली ने अभिभावकों को परेशानियां और बढ़ा दी है। स्थिति यह है कि अप्रैल का 1 सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी अब तक जिला फीस नियम समिति की बैठक नहीं हो सकी है, जबकि इसका उद्देश्य निजी विद्यालयों की फीस वृद्धि पर नियंत्रण रखना और अभिभावकों की अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत देना होता है। LKG में है और ये सेपेन स्कूल में पढ़ता है। तो कितने की किताब आज आपने LKG के बच्चे के लिए लिया? सर 4300 की। लोगों कितनी गार्जियंस को समस्या हो रही है, काफ़ी किताबें महंगी हैं? सर समस्या तो बहुत है, और जैसे मिडिल क्लास का बच्चा परिवार है, वो जो है इतनी महंगी किताबें कैसे खरीद पाएगा बताइए। 4-4 हज़ार की सिर्फ LKG की जो है बुक मिल रही है। क्या ये विद्यालयों के द्वारा सेंट्रलाइज परचेज कराया जा रहा है? कोई एक ही दुकान पार्टिकुलर रखी गई? जी, एक पार्टिकुलर एक दुकान है, वहीं पर सारी किताबें जो है सेपेन की मिलती हैं, वहीं से हम लोग हर साल खरीदते हैं। अभी नर्सरी में था, अभी LKG में गया है, तो हमारी एक बेटी और जो है 6th अभी 7th क्लास में गई है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या हर साल जो है बच्चों का एडमिशन करवाना पड़ता है, पैसा लगता है क्या? ये भी सुनने में आया? नहीं सर, इस बार तो एडमिशन नहीं करवाए हैं। अच्छा, एडमिशन नहीं, डायरेक्ट उसमें चला गया है। प्राइवेट विद्यालय की किताबें हर साल बदल दी जाती हैं, अभी तो हर साल सर खरीदनी पड़ती है। ड्रेस बदल दिए जाते हैं हर साल, गार्जियन को बड़ा बोझ। ड्रेस तो अभी जो है वही है, शायद बाद में अगर चेंज होगा तो पता लगेगा। अभी तो कुछ कोई जानकारी नहीं मिली है स्कूल से कि ड्रेस चेंज हुआ है। इस विषय में कोई भी विद्यालय अभिभावकों को किसी एक पर्टिकुलर दुकान से किताबें खरीदने के लिए बात नहीं कर सकता है। साथ ही साथ ललितपुर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर विशेष अभियान चलाया गया और इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले और बिना सीट बेल्ट यात्रा करना और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में भी और साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस की इस कार्रवाई के तहत कुल 141 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के सुसंगत धाराओं में चालान किया गया है, जबकि नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर 2 वाहनों को सीज भी किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार के अभियान आगे भी लगातार चलते रहेंगे। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लांट परिषद में 12 मार्च को हुए चर्चित डबल मर्डर मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में मामले के
2 और नामजद आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के अनुसार 50,000 रुपए की इनामी आरोपी केशव और उसके साथी अभय प्रताप ने कोर्ट में सरेंडर किया। दोनों आरोपी मुख्य आरोपी अजय प्रताप के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं और डबल मर्डर की घटना के बाद से फरार चल रहे थे। हाल ही में पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा दोनों में 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद से दबाव बढ़ता हुआ देखने के बाद से पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही विभिन्न मामलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस में अब तक कुल 5 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर गैंगस्टर एक्ट के आदेश के बाद से लंबे समय से सीज की गई करीब 120 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को अवमुक्त कराने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। ये संपत्तियां जो है वो थाना क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर और उनके परिवार के नाम दर्ज थी, जिन्हें करीब 4 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया था। नगर के डिगही इलाके के स्थित उनकी पत्नी के नाम पर बने बंधन होटल समेत कुल 5 संपत्तियों को उस समय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया था। बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह के खिलाफ विभिन्न मामलों में करीब 50 आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे, जिसके आधार पर जिला प्रशासन ने पहले कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मानित आदेश के अनुक्रम में जनपद गैंगस्टर न्यायालय द्वारा ये प्रॉपर्टी अवमुक्त करने का आदेश पारित किया गया कलेक्टर महोदय बहराइच को, जिसके अनुक्रम में आज प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा बंधन होटल व अन्य वीर सेन सिन्हा मार्केट स्वानपक्षुदा संपत्ति को अवमुक्त किया जा रहा है। आज हम अधिवक्ता बंद श्री रामफेर सिंह जी, श्री चंद्रवीर सिंह जी, श्री उत्तम सिंह जी द्वारा उपस्थिति में ये संपत्ति की सुपुर्दगी में ले रहे हैं। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।